सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि टिहरी झील से प्रभावित रौलाकोट, ओडेर, पिपोला, नंदगांव के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने पुनर्वास ऑफिस नई टिहरी के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 20 साल से वो अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुनर्वास विभाग की दोहरी नीति के कारण उनका अभी तक विस्थापन नहीं हो सका है। हमारी जमीन सन 2002 में डूब गई थी। उस समय से हम इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी किसी ने कोई सुध नहीं ली। और अभी हम रात को यहाँ पे बैठे हैं, ना तो कोई शासन प्रशासन से कोई आया। सब अधिकारी लोग, सभी शासन प्रशासन प्रतिनिधि सब चैन की नींद सो रखे हैं। हमारी मांग ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पुनर्वास से उठेंगे नहीं। बिल्कुल, चाहे हमें जेल जाए, चाहे गोली मार। और कठोवटी डेट इनकी बहुत गलत रख रखी है। नीति हमारी सन 2013 में बनी, कठोवटी डेट सन 2007। ये काहे का नियम है, ये काहे का नियम है। और 75% गांव में डूब में आ गए, 25% वाले फिर छूट गए। तो क्यों छोड़? जब सरकार का पात्र मान रखे हैं 25%, तो क्यों नहीं पात्र? ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं पात्र? 75% गांव डूब में आ गए तो 25% लेंगे। तो हमें क्यों छोड़ रहे? 25 भी नहीं है, 25% भी नहीं बच रखे। तो हमारा क्या गलती है इसमें? 2% हमारी कम है। तो हम ये भी नहीं बोले चलो उनको जमीन दी, तो हमें 75, 40 से 75, 44, 40 है जितनी भी है वो दे दो हमें। हम यहाँ बहुत सालों से यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं पुनर्वास के लिए, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। सरकार से नहीं है, प्रशासन से नहीं है, और नेता लोग आगे आते हैं, न कुछ करते हैं। और विस्थापन का मुद्दा बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं करती। तो टिहरी झील से प्रभावित लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रौलाकोट, ओल्ड पिपोला, नंदगांव के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने पुनर्वास ऑफिस नई टिहरी के कार्यालय के पास में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 20 साल से वो अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुनर्वास विभाग की दोहरी नीति के कारण उनका अभी तक विस्थापन नहीं हो सका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अरविंद नौटियाल जुड़ चुके हैं। अरविंद, ग्रामीण लगातार 20 साल से मांग कर रहे हैं, विस्थापन की मांग कर रहे हैं। टिहरी झील से प्रभावित लोगों ने प्रदर्शन किया है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? के अंतर्गत जो एशिया का सबसे बड़ा टिहरी बांध की झील है और लगातार लबालब भरी हुई है, और देश विदेश के पर्यटक यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसी झील के कारण झील के आसपास जो आधा दर्जन से अधिक गांव के जो लोग हैं, उनके मकानों में, घरों में, जमीनों में दरार पड़ चुकी है। और लगातार 20 से 25 सालों से वो लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनका विस्थापन नहीं हो पाया, जिस कारण पुनर्वास। यानी 20 सालों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, तो अभी तक इनकी मांग को लेकर क्या कोई बात सामने निकल कर आई है? कोई आश्वासन दिया गया है क्या अरविंद? अरविंद, आपको हमारी आवाज आ रही है? फिलहाल ये अहम जानकारी देने के लिए अरविंद आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि टिहरी झील 20 साल से लोग लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी स्थित रानी बाग में HMT फैक्ट्री की जमीन को देखा है। इस दौरान उनके साथ सभी आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि इस जमीन पर औद्योगिक विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रानी बाग की जमीन को उत्तराखंड को हस्तांतरित किया है, इसके लिए उन्होंने केंद्र का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर उद्योग विकसित कर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
इसके लिए पूरा हम बृहद एक मास्टर प्लान के तहत सभी विश्लेषण करने के बाद तो यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम हो सकता है उद्योग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में उसका आकलन करेंगे और उसका आकलन करने के बाद उसका काम करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की है और अस्पताल से मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है उसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाए ताकि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। सीएम जो भी यहाँ से मैंने हमको प्रधानाचार्य जी को कहा है, जो भी यहाँ पर ज़रूरतें हैं प्रशासन को अपना प्रस्ताव दे दें, हम लोग उस पर गंभीरतापूर्वक जो है विचार करेंगे और उस पर पूरा करेंगे। हमारे यहाँ पर संगठनात्मक जो पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो बन रही है। सब काम हमारे यहाँ एक कैलेंडर के अनुसार होते हैं। कैलेंडर पर जब जिसका समय आता है तब वो काम होता है। अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में जाकर अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा मरीजों से भी बातचीत की है और अस्पताल से मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी ली है और इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल को सुधारने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है उसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाए ताकि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां पर मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना, अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं है, इस चीज को भी देखा और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संवाददाता हर्ष रावत। हर्ष, पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में अस्पताल में जाकर वहां पर सुविधाओं को देखा कि किस तरह की सुविधाएं वहां पर लोगों को मिल रही हैं, किस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अस्पतालों में जाकर निरीक्षण किया, मरीजों से बातचीत की और वहां पर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस भी चीज की आवश्यकता है सरकार को बताया जाए। क्या कुछ अहम अपडेट है? तिवारी हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर जो मरीज भर्ती थे उनका हालचाल जाना, उनसे यह पूछा कि उनको किस तरह की दिक्कतें हैं और जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की तरफ से चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए वो किस तरीके से मिल रही है। साथ ही उन्होंने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के जो प्राचार्य हैं उनसे भी बात की। उनको कहा है कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के लिए जो भी जरूरत है, जिन चीजों की आवश्यकता है उसको शासन में लिखे ताकि शासन इस पर गंभीरता से विचार करे और जो भी जरूरतें हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। हर्ष, सुशीला अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह की सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर मरीजों को? तमाम समय में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इलाज थोड़ा सा बेहतर नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो मरीज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अन्य डॉक्टरों की तो वहाँ पर कार्डियो हो गया, न्यूरो सर्जन की हो गई, कुछ जरूरतें हैं वो जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रचार से साफ साफ से कहा है कि आप इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजें, शासन इस पर विचार करेगा और जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको तत्काल मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। यानी अस्पताल में मरीजों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिस वजह से वहां पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर्ष, क्या वहां पर डेंगू के भी मरीज हैं? अगर बात की जाए तो डेंगू के मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है लेकिन इलाज बहुत बेहतर नहीं है, जिसके चलते जो मरीज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं। यानी बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, जिसको लेकर भी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, निरीक्षण किया और वहां का
जाना, मरीजों से भी बातचीत की है कि किस तरह की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरह की नहीं मिल रही। फिलहाल ये अहम जानकारी हर्ष हम तक साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही है, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध भी मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक किया। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की बात बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद, सिर्फ सारा समय न्यूज नेटवर्क पर। उत्तराखंड में 4 नवंबर को लखपति दीदी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम धामी इस योजना का शुभारंभ करेंगे, इस बात की जानकारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से काम करती हैं, उनके उत्पादों को मार्केट में उपलब्ध कराना और उनके रोजगार को प्रमोट करना होगा, ताकि महिलाएं भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह का काम करने वाली 26,000 महिलाओं को लाभ मिला है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि 2025 तक 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर 47,000 समूह चल रहे हैं और लगभग 3,67,000 महिलाएं उसके माध्यम से अपना योगोपार्जन कर रही हैं। और हमारी सरकार ने संकल्प लिया है, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने, कि हम इन महिलाओं को लखपति बनाएंगे। उसके लिए हम एक लखपति दीदी का नाम ने दिया है, जिसका शुभारंभ 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। और हमारा लक्ष्य है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, 1.25 लाख इन बहनों को हम लखपति बनाएंगे। अभी तक 26,000 बहनें हमारी इस दायरे में आ चुकी हैं। तो 4 नवंबर को सीएम करेंगे उद्घाटन, लखपति दीदी योजना का शुभारंभ करेंगे। और आपको बता दें कि सीएम धामी
इस योजना का शुभारंभ करेंगे और इस बात की जो जानकारी है वो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से काम करती हैं, उनके उत्पादों को मार्केट में उपलब्ध कराना और उनके रोजगार को प्रमोट करना होगा ताकि महिलाएं भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सकें। उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह का काम करने वाली 26,000 महिलाएं हैं और 2025 तक उत्तराखंड विधानसभा के वर्तमान सचिव मुकेश सिंघल को सस्पेंड करने के बाद अब विधानसभा को नए सचिव की तलाश है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का कहना है कि नए सचिव की भर्ती पारदर्शी तरीके से होगी और उन्हें एक अनुभवी सचिव मिले। उन्हें विधायी कार्यों का जानकारी भी होना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए फाइनेंस ऑफिसर की जल्द नियुक्ति होगी। हम लोगों ने बिल्कुल सोच रखा है, इसको ट्रांसपेरेंटली हम लेंगे एंड मैं बेस्ट माइंड चाहती हूँ, तो इसलिए इसका प्रॉपर तरीके से हम परमिशंस होंगे, एडवर्टिजमेंट्स होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे और बेहतरीन हमको जो माइंड मिले इस विधानसभा को और सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा करने के लिए हम उसका सिलेक्शन करेंगे और प्रयास रहेगा कि अगले सेशन जो कि मार्च में होगा उससे पहले हम एक सचिव या तो डेप्यूटेशन पे या जैसे भी हम लोग लाएं। जनगणना और पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा भवन स्थित अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ में पुनर्गठन विभाग की समीक्षा बैठक की है और इस मौके पर उन्होंने सीएम धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों राज्यों की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हमने पुनर्गठन से संबंधित कई मुद्दों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ कर दिया है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि ज्यादातर मुद्दों का निस्तारण किया जा चुका है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस आ रहा है, मैं सबसे पहले बहुत बधाई दे रहा हूं और आप जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था और एक हमारे दोनों स्टेट के बीच में एक विषय था पुनर्गठन की समस्याओं को लेके, और मैं धन्यवाद कर रहा हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने 18/11/2021 को बैठक में जो संपत्ति निस्तारण के जो भी विषय थे उन पे अपनी सहमति व्यक्त की। तो आज उन्हीं बिंदुओं पे मैंने समीक्षा की है और मुझे खुशी है इस बात की कि अधिकांश विषय निस्तारित हो गए हैं। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके लिए मैंने कहा कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो और चूँकि हमारे जो सचिव हैं पुनर्गठन के चंद्रेश जी से कहा है कि जहाँ पे हम लोग फॉलोअप कर सकते थे उनको करना चाहिए। और मैंने चीफ सेक्रेटरी संधू से भी मैंने यहाँ से टेलीफोन पे बात की है कि जो मुद्दे अभी निस्तारित नहीं हो पाए हैं जिस भी लेवल से, उस पर वो बैठक करके तुरंत उस पर वो निर्णय लें, क्योंकि उस बैठक में जो 18/11/2021 की बैठक हुई थी उसमें हमारे संधू जी भी उपस्थित थे। तो इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्द वो इश्यूज़ भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और निश्चित रूप से बहुत जल्द एक बार फिर मैं जो भी प्रोग्रेस होगी उसके लिए बहुत जल्द एक मीटिंग और फिर बुला के उसकी जानकारी दूंगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ उसका मैसेज, ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है। ये बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।
संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध नहीं मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की बात बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क पर। गुजरात में झूला पुल हादसे के बाद उत्तराखंड में भी झूला पुलों के मेंटेनेंस को लेकर सरकार हरकत में आ गई है। सीएम धामी के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय से सभी जिले के प्रभारियों को पत्र भेजा गया है, जिसमें उनके क्षेत्र में पुलों की वर्तमान स्थिति को जानने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही पुलों की वर्तमान स्थिति से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट सही होने के बाद ही इन पर आवाजाही जारी रखी जाएगी। उत्तराखंड के एडीजी वा मुरुगेशन का कहना है कि जिन पुलों पर आवाजाही बंद है, यदि उन पर भी आवाजाही हो रही है तो फिर संबंधित क्षेत्र प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कुछ पुल ऐसे हैं जिन पर आवाजाही बंद की गई है, लेकिन उस पर भी लोग आवाजाही करते रहते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपी इंक्लूडिंग जीआरपी के एसपी को एडवाइजरी इशू किए हुए हैं कि जहाँ पे भी हमारे ऐसे जो पुराने ब्रिजेस हैं तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोऑर्डिनेशन में करके चेक करा लिया जाए तो वहाँ पे लोग आगमन का उपयोग है कि नहीं। जहाँ पे भी ऐसे ब्रिजेस सामने आएगा जहाँ पे आगमन के उपयुक्त नहीं है तो फिर वहाँ पे अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने श्री गुरु रविदास अखाड़ा बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वह कुंभ में निरंजनी अखाड़े को 7 विशेष गंगा का स्नान करेंगे और खास बात इसमें यह है कि अखाड़े का महासचिव पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद को बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक आश्रम में चल रही कथा के दौरान उन्होंने यह घोषणा की है कि साथ ही उन्होंने कहा कि अखाड़ा दलित समाज की बेहतरी और धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से काम करेगा। आपको हम बता दें कि पूर्व IFS अधिकारी पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मुकदमा दर्ज है। अलग से अखाड़ा होगा, अखाड़े तो बहुत हैं। विजय महामंडलेश्वर ही बनाया था। हमने कहा हम अपना अखाड़ा अलग बनाएंगे और अपनी अलग जगाएंगे, सनातन को मजबूत करेंगे। देश के अंदर जो रहने वाला समाज है, जाति है, जो रविदासी समाज है, उसको एक अखाड़े के नीचे लाकर देश को मजबूती प्रदान करेंगे, हिंदुत्व को। हमारा उद्देश्य होगा कि जो सनातन परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, हम उसको जीवित रखें और आगे बढ़ाएं। और जो हमारा दलित, शेड्यूल कास्ट, ST, वंचित वर्ग है, उन सब की सारी शक्तियों को इकट्ठा करके सनातन धर्म को हम मजबूत करें, ऐसा हमारा मानना है। और हम
माननीय मोदी जी और माननीय भागवत जी, उन दोनों की प्रेरणा से करके आगे बढ़े। उन्हीं की प्रेरणा से हमने यह अखाड़े का चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में 7 दिन की किसान मेले का नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने शुभारंभ किया और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता विपक्ष का भव्य स्वागत किया और इस दौरान नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेलों के जरिए आपसी भाईचारा बढ़ता है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी ने मेलों का राजनीतिकरण कर दिया है। मेलों में तो मिलने का अवसर मिलता है। यशपाल आर्य ने कहा कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए सब धर्म समान है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।